हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कंसंट्रेशन टर्म और दोनों ही तरह की कंसंट्रेशन टर्म हमने देखी, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। जितना छोटा वर्ड है सोल्यूबिलिटी, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी डेफिनेशन और उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ये अपने अंदर मर्ज करे रखता है। और स्पेसिफिकली इन केस ऑफ सोल्यूशन में तो ये चीज डेफिनेट है, ये चीज फिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ। पॉइंट ये कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखे थे 9 तरह के सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज के अकॉर्डिंग उनको डिस्पर्स किया था कि सॉलिड सॉलिड के साथ भी मिक्स होता है, सॉलिड लिक्विड के साथ भी मिक्स होता है, सॉलिड गैस के साथ भी मिक्स होता है। अब जब वो 9 तरह के सॉल्यूशन तो देखो पढ़ना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये क्लास 12 है। हम उनमें सिर्फ 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कौन से सॉल्यूशन? एक तो पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड और सेकंड पढ़ेंगे गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, ये 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, गैसेस और लिक्विड का सॉल्यूशन। तो अब वही इन्हीं 2 सॉल्यूशन के फेवर में, इन्हीं 2 सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर अफेक्टिंग ये सारी चीजें देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छे से समझ आता है। देखो, सबसे पहले हमने सॉल्युबिलिटी देखी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले वाले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, सॉलिड इन लिक्विड टाइप की। तो इसमें सॉल्युबिलिटी, जब बार बार एक ही वर्ड आ रहा है सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, आखिर ये सॉल्युबिलिटी होती क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन होती है सॉल्युबिलिटी की, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in unit volume of a particular solvent to form a saturated solution at given temperature and pressure। given temperature और pressure condition पे किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसोल्व हो सकता है, वो उसकी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, और गैसेस इन सॉलिड के गैसेस इन लिक्विड के केस में भी यही होगा, सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी ही रहेगी। बस इसमें एक टर्म आई है बीच में, आपको टर्म पता है, मोस्ट ऑफ को पता होगा, क्योंकि ये टर्म हम 9th क्लास में पहले पढ़ के आ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि हम 2 तरह के सोल्यूशन पढ़ते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को संतृप्त सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट का और ज्यादा अमाउंट डिसोल्व नहीं हो सकता हो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। जो हमें टेम्परेचर और प्रेशर दिया, उस पे सोल्यूट का उससे जितना डिसोल्व हो गया, उससे ज्यादा अमाउंट अगर डिसोल्व नहीं हो पाए तो वो क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। जैसे कई बार एग्जाम्स के टाइम पे हम नहीं पढ़ते कि सुबह तक रात तक जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब अपन सैचुरेट हो जाते हैं कि अब कुछ पढ़ा, वो सब पढ़ा हुआ सर के ऊपर से जा रहा है। दैट मीन्स अपनी वो क्या आ गई? सैचुरेशन की स्टेज आ गई। ठीक है, अब इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिनमें टेम्परामेंटल कंडीशन में या तो चेंज करने पे या फिर गिवन टेम्परामेंटल कंडीशन पे और भी ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट डिसोल्व हो सकता हो या ऐड कर सकते हो, डिसोल्व कर सकते हो, उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई अपनी सोल्युबिलिटी के टर्म की, हम सोल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे सोल्युबिलिटी को। इसमें 2 टर्म्स आई थी, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो क्लियर हो गई अपनी। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो होता है अपना नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिलके सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, उनका नेचर भी तो काफी हद तक डिपेंड करता है, उनके नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा कि अपना जो सॉल्यूशन है वो किस तरह फॉर्म होता है, कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी। ठीक है,
ठीक है, उस नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर किस तरीके का है। तो देखो हम एक चीज बहुत पहले से पढ़ते आ चुके होते हैं, नहीं भी पढ़ के आए तो बहुत इजी, आपको भी हैंड टू हैंड याद हो जाएगी। हम पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत ही अच्छा होता है ये मंत्र जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ये काफी अच्छा होता है और काफी सिंपल भी होता है। सिंपल इन द सेंस कि जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा, और केमिस्ट्री के लिए तो मंत्र की तरह ही है। अब देखो कैसे ऐसे बिहेव करेगा ये, हम अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट को ले और जो सोल्यूशन फॉर्म करे तो उनका नेचर एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है। लाइक डिसॉल्व लाइक के तहत दो तरह के अपने कंपोनेंट्स बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। तो देखो पोलर अगर सोल्यूट है तो वो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक बोलता है ये बात। फॉर एग्जांपल पोलर सोल्यूट कौन सा होगा अपना, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, नमक लेते हैं, ठीक है, और वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, अच्छी सोल्युबिलिटी शो करता है। कौन से रूल को फॉलो करते हुए, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि ये भी पोलर था ये भी पोलर था, तो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें पोलर के साथ साथ नॉन पोलर की, तो ये देखो नॉन पोलर सोल्यूट किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नहीं होंगे, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। अब देखो नॉन पोलर अगर सोल्यूट के एग्जांपल की हम बात करें तो नॉन पोलर सोल्यूट का एग्जांपल होता है CCl4। अब CCl4 अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ये सॉल्वेंट आएगा इधर, सॉरी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो नॉन पोलर हमने ले लिया बेंजीन, मतलब CCl4 किस में डिसॉल्व होगा, बेंजीन में। अगर तुम ये सोचो कि CCl4 H2O में डिसॉल्व हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि एक तो पोलर एक नॉन पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक को फेल करे, और ये पॉसिबल है नहीं। तो ये है अपना फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग नेचर ऑफ सोल्यूट। सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे, दैट लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर तो घुलेगा पोलर में, नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में, ये सोल्युबिलिटी का ऐसे इसका रिलेशनशिप होता है। अब है देखो सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी की दुनिया में काफी अहम योगदान रहता है, और वो अहम योगदान हम जब सॉलिड और लिक्विड की सोल्युबिलिटी की बात करें, सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, तो वो दो तरीके से देखा जाता है कि अपने पास रिएक्शन ओवरऑल दो तरीके की आएगी। एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट कंज्यूम करी जाए, कि वो रिएक्शन प्रोसीड करने से पहले या प्रोसीड होने के दौरान हीट को कंज्यूम करा जाए, उनको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑपोजिट टू दैट, जिन्होंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को जिन लोगों को कंफ्यूजन है, हम पहले इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप ऊपर जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करें और देखें कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो दो रिएक्शन देखे हमने, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अब इनमें टेम्परेचर का रिलेशनशिप सोल्युबिलिटी के साथ कैसे आएगा कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो सोल्युबिलिटी को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, सोल्युबिलिटी हो जाती है डिक्रीज। कैसे डिक्रीज हो जाएगी सोल्युबिलिटी, के ऑलरेडी ही हीट इवॉल्व कर रही है वो रिएक्शन, ऊपर से तुम टेम्परेचर और बढ़ा दो उसमें, तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन इन ऑपोजिट मैनर, कि अब टेम्परेचर बढ़ाया तुमने, ऑलरेडी ज्यादा था, तो सोल्युबिलिटी को वो कम कर देगा, ठीक है। ये अपना था सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग की, जो है प्रेशर। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है इन सॉलिड इन लिक्विड, तो वो होता है अपना प्रेशर। तो देखो प्रेशर के केस में चीज ये बोली जाती है कि प्रेशर का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट सॉलिड इन लिक्विड की सोल्युबिलिटी में देखने को नहीं मिलता। क्या बोल सकते हैं, प्रेशर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट effect on solubility
ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बिकॉज क्यों सॉल्युबिलिटी पे इतना इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल पाते, ये क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। देखो प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में एक्शन जितना कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता नहीं है। और वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि तुम सॉल्युबिलिटी को प्रेशर लगाने पे तभी तो अफेक्ट करोगे जब वो अपना जो मैटर है वो प्रेशर को बियर करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसके अंदर क्षमता तो हो वो प्रेशर एक्सेप्ट करने की। अब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस करना काफी टफ होता है। तो जब वो प्रेशर का ही इफेक्ट नहीं लगा रहे तो प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट लगाएगा? कुछ भी नहीं। तो हमने ये देखा सॉल्युबिलिटी का पहला टाइप, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होती है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग, 3 फैक्टर अफेक्टिंग थे। पहला हमने देखा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा देखा टेम्परेचर और तीसरा देखा प्रेशर। हमने जो फर्स्ट टाइप के, पहले टाइप के सॉल्यूशन थे उनमें सॉल्युबिलिटी देख ली, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पहले टाइप के सॉल्यूशन थे जो हम पढ़ चुके हैं कि किन किन से मिलके बने होते हैं और इनमें सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे रहेगी। ठीक है, उनके फैक्टर अफेक्टिंग भी देख लिया हमने। अब आते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, वो क्या होता था? गैसेज और लिक्विड्स का सोल्यूशन। तो हमने बोल दिया दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसमें एक लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ जिसको बोला जाता है, उसकी वजह से ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो देखो सॉल्युबिलिटी इन गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बात करें तो हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखें, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह देखें, तो उनमें क्या होता है कि हम जैसे उस ढक्कन को खोलते हैं तो गैस एकदम से निकलती है ना, वो एक साउंड के साथ वो गैस निकलती है। दैट मीन्स वो गैस कब डिजोल्व थी उस बोतल में या उस लिक्विड में, कब डिजोल्व थी? जब हमने उस पर प्रेशर एक्सर्ट करा था। जैसे ही प्रेशर हटाया वो गैस करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा कि ये तो हो गया कि हमने सॉल्युबिलिटी या इन तरह के सॉलिड के लिक्विड सॉल्यूशन के कौन से एग्जांपल देखे थे। अब हम देखेंगे इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग के, क्या क्या चीजें इनको इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो उससे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन तो देखो चेंज होने से रही। जहां पे हम सॉलिड की और लिक्विड की बात कर रहे थे, यहाँ गैसेस और लिक्विड की बात देख लेंगे कि एट दैट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर जितनी गैस उसमें डिजोल्व हो सकती है लिक्विड में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ गैस की। तो वही लाइक डिजोल्व लाइक वाला रूल लगाएंगे। तो लाइक डिजोल्व लाइक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। पोलर गैस किस में डिजोल्व हो? पोलर सॉल्वेंट में। और देखो एग्जांपल अगर हम देखें पोलर गैस का, तो HCl भी तो होती है गैसियस फॉर्म में, HCl भी तो रहता है। और किस में डिजोल्व हो जाए? पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, H2O वाटर में डिजोल्व हो जाए। और होता भी है काफी टाइम, सम टाइम हम ऐसे सॉल्यूशन पढ़ते हैं। वो कैसे डिजोल्व होगा एक बार पहले उस चीज को समझो। देखो हमने ये देखा HCl, ठीक है, अब इसको अगर डिजोल्व करें वाटर में तो वाटर को लिखा जाता है कुछ ऐसे। अब इनमें अगर पोल्स की बात करें, हम जो पोलर ही वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके अंदर पोल रहेंगे। तो इसमें HCl में पोल्स कैसे रहेंगे? ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव। वाटर में रहेगा ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, एंड दिस हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव, डेफिनेटली इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये HCl किस में डिसोल्व हो जाती है? वाटर में डिसोल्व हो जाती है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग नेचर ऑफ गैसेस। गैसेस के नेचर पे भी सॉल्युबिलिटी का काफी इफेक्ट पड़ता है, इनका बहुत ही मेजर रोल रहता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। टेम्परेचर में सिंपल अपने एक लाइन देखेंगे कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है सॉल्युबिलिटी के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी सॉल्युबिलिटी और गैस की कम हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम हो जाती है। और ये हमने लीचेट-लियर प्रिंसिपल में पढ़ा था, ये हमने लीचेट-लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी पढ़ी थी ये चीज।
ठीक है, तो ये चीज तो होगी टेम्परेचर की। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग आता है प्रेशर। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग आता है वो होता है प्रेशर। और प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ दिया गया था, जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी, वो हेनरी लॉ दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? ये हेनरी लॉ दिया था। हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, कि गैसेस की सोल्युबिलिटी अगर लिक्विड में देखनी हो, सॉल्यूशन फॉर्म करना हो, तो उनकी सोल्युबिलिटी हेनरी लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करी जाती है। तो देखो ये चीज तो अंडरस्टूड है, ये चीज तो हम अपन डेली लाइफ में देखें तो भी देख सकते हैं कि हम अगर किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करें तो वो गैसेस का डिसोल्यूशन या वो गैस की सोल्युबिलिटी उस लिक्विड में प्रेशर के रिगार्डिंग ही देखी जाती है ना, कि अपन जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी रहेगी, जितना कम प्रेशर उतनी ही कम सोल्युबिलिटी। कोल्ड ड्रिंक्स के एग्जांपल देखा था हमने, कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये कि जितना हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी तो वो डिसोल्व होगी, उतनी उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। ऐसा ही कुछ हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन करा था। हेनरी लॉ ने क्या एक्सप्लेन करा था? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, किसी भी गैस के लिए, गैस पे जो हम पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहां ये लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, किसी भी गैस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करा जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सोल्युबिलिटी के। ठीक है, लेकिन यहाँ सोल्युबिलिटी, डायरेक्ट ऐसे सोल्युबिलिटी वर्ड यूज नहीं करा गया था, यहाँ पे वर्ड यूज करा था ये पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे यूज करा था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज करा था मोल फ्रैक्शन, कि जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, जो प्रेशर अप्लाई करा जाएगा गैस पे, वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कि जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन डिसोल्व होगा, मतलब उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी उसमें। ये हेनरी लॉ की स्टेटमेंट थी, और ये इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट थी, मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट वाला पार्ट हमने फॉर्मुलाइजेशन करके इसका लिख दिया, तो ये बन गया ये। अब देखो इसमें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाए तो उसको KH से हटाते हैं। ठीक है, यहाँ ये KH होता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी ने लॉ दिया था तो कांस्टेंट भी उसी के नाम पे जाएगा, तो ये कांस्टेंट क्या बन गया? हेनरी कांस्टेंट बन गया। ये जो इक्वेशन है ना, ये हेनरी लॉ इक्वेशन होती है, कि किसी भी गैस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करा जाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी के निशान को रिप्लेस कर दिया जाए तो वो हेनरी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखो अगर यहाँ इस वाली इक्वेशन में मैं यहाँ एक कंडीशन ले लेती हूँ कि इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, हेनरी लॉ इतना सा हो जाता है, इसमें आगे हेनरी लॉ नहीं है, लेकिन कई बार कंपटीशन में कुछ एक इनको चेंजेस करके इनमें से स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन बना देता है। तो वो चेंजेस कैसे करता है? कई बार टेम्परेचर को और हेनरी कांस्टेंट को रिलेट कर देता है। वो कैसे रिलेट करेगा, वो रिलेशनशिप को समझेंगे। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में प्रेशर को रख दिया कांस्टेंट। जैसे ही हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो अपना जो हेनरी कांस्टेंट था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया मोल फ्रैक्शन के। मतलब अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है, एक बढ़े दूसरा कम हो जाए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो हमने अगर हेनरी कांस्टेंट को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा वो, ऐसा ही कुछ सीन है। और ये सेकंड वाले पॉइंट में एक चीज और भी देखी थी, वो क्या देखी थी कि अगर टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं ना तो भी वो सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो देखो हेनरी कांस्टेंट को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम, जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो भी सॉल्युबिलिटी कम। तो हम ये नहीं बोल दें कि हेनरी कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि अगर हम हेनरी कांस्टेंट को बढ़ाएंगे, KH अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा?
बढ़ेगा, टेम्परेचर को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये होता है रिलेशनशिप अपना। ये यहाँ से कई बार कंपटीशन में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन एग्जिस्ट कर जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे घुमा फिरा के कि देखो रिलेशनशिप तो होता था अपना प्रेशर का, मोल फ्रैक्शन का और हेनरी कांस्टेंट का, बट यहाँ से ऐसा कैसे कि टेम्परेचर का रिलेशनशिप आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। वो रिलेशनशिप ऐसे आता है, ऐसे उसको बोलते हैं कि हम इसमें कंडीशन मान लेते हैं ये है अपना चेंजिंग पीरियड, कि हमने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जैसे ही प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो ऐसे ऐसे कुछ कहानी ऑब्जर्व हो जाती है। अब देखो देखते हैं ग्राफ इसका, हेनरी लॉ के लिए अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऐसे ही नहीं लग रही, y = mx, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। हमने एक साइड मान लिया इस वाले उसमें मान लिया प्रेशर और इधर मान लिया मोल फ्रैक्शन। प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ग्राफ y = mx वाला है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बन गई, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या आएगा अपना, हेनरी कांस्टेंट। ये आ जाता है हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के जो स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हेनरी लॉ का ग्राफ, ठीक है। हेनरी लॉ के कुछ एक एप्लीकेशन भी होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में अगर देखा जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी। कई बार हाई एल्टीट्यूड एरिया में हेनरी लॉ का इस्तेमाल करा जाता है। हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है हाई एल्टीट्यूड एरिया में, अगर देखा जाए तो वहां एप्लीकेबल होता है। स्कूबा डाइवर्स के केस में भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल रहता है। तो ये एप्लीकेशन हेनरी लॉ, और हमने मेन अपना टॉपिक था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड।